Today we will be solving लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या HRM जो है वो हम UGC नेट का हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 का पेपर 2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग, जिसमें साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं एंड जो सेकंड कॉलम है वो है मैनेजमेंट के थॉट्स। स्टार्टिंग विद FW टेलर। टेलर सबने पढ़ा भी है, मेरे वीडियोस में भी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो टेलर ने दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है क्लासिकल थ्योरी के अंदर आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक पार्ट है जिसमें मैनेजमेंट थ्योरी है, उसके अंदर भी आता है क्लासिकल थ्योरी। तो 3 तरीके के होते हैं वैसे, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और एक होता है मॉडर्न। तो उसमें जो क्लासिकल वाला पार्ट है जिसके अगेन 3 है, वो भी मैं एक बार व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी है इसके 3 है। एक तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फायोल ने दिया था, एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ये दिया था मैक्स वीबर ने। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें कई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका पूरा डिटेल दे रखा है ऑलरेडी। उसके बाद आता है एल्टन मायो। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन दिया था जिसे हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया था, जैसे कि अभी क्लासिकल थ्योरी था तो ये फोकस था जो भी वर्क टू बी डन है उसके अराउंड ही ये करता था काम, यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन इतना। लेकिन उसे जो ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन का जो फैक्टर मिला है, ह्यूमन एज इन कैपिटल, वो एल्टन मायो के टाइम पे मिला था ह्यूमन रिलेशन पे। और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एल्टन मायो का जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विलियम आउची। इन्होंने दी थी सिस्टम थ्योरी। वैसे इसमें जो आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि विलियम आउची जो है उन्होंने अगर नेट पे भी आप चेक करोगे तो इसमें आंसर दे रखा है कि इन्होंने सिस्टम थ्योरी दी है और रेंसिस लाइकर्ट ने जेड थ्योरी दी है। बट जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं श्योर नहीं है, इसे एक बार आप कहीं और से भी चेक कर लेना। विलियम आउची ने एक्चुअली जेड थ्योरी दिया था अलॉन्ग विथ मिस्टर ऑरविक। ऑरविक जो थे इसके साथ इन्होंने मिलकर जेड थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि कैसे अमेरिका के जो कंपनीज हैं वो जापान के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसे अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। और रेंसिस लाइकर्ट ने सिस्टम थ्योरी में दिया था। उन्होंने एक पार्ट जो सिस्टम थ्योरी है होता है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है और उसमें सब सिस्टम्स है, तो वो जो सब सिस्टम वाला पार्ट है वो रेंसिस लाइकर्ट ने दिया था। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से 3, 4, 2, 1 होना चाहिए था, बट क्योंकि ऑप्शन में भी अवेलेबल नहीं, 3, 4 है ही और नेट पे भी आप देखोगे तो 1, 2 ही आंसर है। तो हम ये आंसर पे ही फोकस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था एल्टन मायो का सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है, तो इसमें अब हम थोड़ा डिफाइन भी कर पाएंगे इस क्वेश्चन पे। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और ये जो हॉथॉर्न है ये एक्चुअली नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस कंपनी का जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी थी जहाँ पर एल्टन मायो ने ये रिसर्च की थी वो उसका नाम हॉथॉर्न था और वहाँ अराउंड 30,000 ऑफ एम्प्लॉयज थे। अगेन वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ये हुआ था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट या इल्यूमिनेशन इफेक्ट। कि इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो यहाँ पर इन्होंने देखा एक रूम में वर्क प्लेस पे लाइट लगा दी, ठीक है, या उसमें विंडो रख दी जहाँ की लाइट आए, ठीक है, और यहाँ पर वर्कर्स को कह दिया कि काम करिए आप। तो उन्होंने देखा कि शुरुआत में दिन के समय प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एंड फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती है क्योंकि ऑब्वियसली लाइट वहाँ पर डिम होने लगती है। फर्स्ट डे तो ये चला, सेकेंड डे भी चला, थर्ड डे भी चला, पर कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि प्रोडक्टिविटी वापस से इंक्रीज हो रही है
उसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब ये कि अब लाइट जो वेरिएबल है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं आ रहा है। मेन इनका मोटिव था ये देखना कि प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इंक्रीज करें, इसी के लिए ये गए थे। तो लाइट वो फैक्टर नहीं था। इन्होंने फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बोला ठीक है हम कुछ और करते हैं। इन्होंने रिले असेंबली कर दिया। रिले असेंबली का मतलब है कि अब इन्होंने उस रूम में वुमेन जो थी, मतलब जो वर्कर्स थे उनमें से जो वुमेन है उनको एक रूम में कर दिया। और अब ये जो वुमेन है एक रूम में बंद है तो आपस में बातें कर रही हैं, सब गॉसिप चल रही हैं। प्रोडक्टिविटी पहले कम होने लगी थी, मतलब इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर टाइम आइडल आवर्स में चले जाते थे। आइडल आवर्स का मतलब ये है कि बातों में निकल जाते थे, वर्किंग में इतना काम नहीं लगता था। बट धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अरे फिर भी प्रोडक्टिविटी जो है काफ़ी कम अमाउंट में मतलब कम समय में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें भी इन्होंने देखा कि हाँ, मतलब इसमें इन्होंने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, बट ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इंक्रीज हो रही है ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। थर्ड था मास इंटरव्यू। मास इंटरव्यू तो सबसे फ्लॉपी इनका था क्योंकि मास इंटरव्यू में कंक्लूजन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इतने सारे वर्कर्स 30,000 एम्प्लॉयज, अगर उनमें से कुछ सैंपल भी निकालते हो, उनका इंटरव्यू करते हो, सब्जेक्टिव आंसर्स आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो ये इनको यहाँ पर कुछ कंक्लूजन मिला ही नहीं। जो फोर्थ था वो था बैंक वायरिंग। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में जाके इन्होंने ये किया कि इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि भाई ये तो ग्रुप बिहेवियर की वजह से हो रहा है, ग्रुप बिहेवियर की वजह से प्रोडक्टिविटी में जो है इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो ग्रुप बिहेवियर की वजह से है उसी में इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि क्यों ह्यूमन रिलेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, और यहीं से आया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो वापस से क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट आ जाएगा आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, यानी ये 1 है 3, और सेकंड है रिले असेंबली 2, थर्ड हो जाएगा मास इंटरव्यू 3, 4 एंड 5 पर्सनल काउंसलिंग। वैसे ये टेक्स्ट में ज़्यादातर पर्सनल काउंसलिंग मेंशन नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन में है तो हम इसको फॉलो करते हैं। तो 3, 5, 2, 1, 4 ये ऑप्शन बी है, ये सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन दी planning process in which they occur: establishing objectives, determining planning premises, analyzing opportunities, evaluation, identifying alternatives, selection, review and implementation। इसे करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको इसका पूरा सीक्वेंस नहीं भी पता है तो हमें पता है कि सबसे लास्ट में जो है वो रिव्यू आता है। तो यानी कि अब 7th के ये ए और सी ऑप्शन है। अब ए और सी में और क्या हम निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली इवैल्यूएशन, यहाँ मैं अगर 7 लिख देती हूँ या न्यूमेरिकल्स में हम लिखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। 7th, उसके बाद है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद ही रिव्यू होता होगा, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ 4 और 7 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है। इसे हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 क्या इम्प्लीमेंटेशन, ये नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो अब ये होना चाहिए ऐसे बकायदा, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड देन रिव्यू। तो यानी कि इसके पहले 8 आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी मैच कर रहा है। फिर अब इसी मतलब आंसर सी है वैसे, तो हम इस सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। 2 है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। पहले आप देखेंगे कि आपकी जैसे कोई भी आप रिसर्च करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हम सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करते हैं। अगर मार्केट रिसर्च की बात हो रही है तो मतलब कुछ मार्केट में लाना है, कोई प्लानिंग कुछ कर रहे हो, तो आप हमेशा देखोगे कि इन्वायरमेंटल यानी सिचुएशनल फैक्टर जो है वो कैसी है। तो डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद होना चाहिए एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो भी हम चेक करते हैं 2, 1। हाँ, तो इसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने प्रीमाइसेस देख ली, आपने इन्वायरमेंट सिचुएशन सब देख लिया, तो अब सेकंड जो है वो है आपने ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश की। इसके बाद आपने किया कि एनालाइज किया अपॉर्चुनिटीज़ को। अपॉर्चुनिटीज़ एक बार आपको दिख गई तो आपने अल्टरनेटिव्स निकाली। फिर आया कि उन अल्टरनेटिव्स में भी तो कुछ सिलेक्ट करेंगे जो हमें सूटेबल लगेगा, वो सिलेक्ट करा। फिर हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, इवैल्यूएशन एंड देन रिव्यू। तो ये पूरा स्टेप है, आंसर है इसका ऑप्शन सी।
फोर्थ है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एम्बॉडी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी डेलीगेटेड इन टॉप डाउन फ्लो। इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ का डी, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है। जैसे कि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी का यहाँ तो अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है पावर टू ऑर्डर, ठीक। लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? लेवल ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होंगे आपके, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, ये पिरामिड काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, ऐसे पिरामिड होता है। सबसे लो वैसे फर्स्ट लाइन होते हैं, फिर आते हैं मिडिल मैनेजर्स, फिर आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये आते हैं टॉप लेवल वाले, और ये पूरा टॉप टू डाउन जाता है। तो एक तो अथॉरिटी कहोगे टॉप टू डाउन। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रोल्स एंड ड्यूटीज जो कि आपको अपने जो आपको अथॉरिटी मिली है उसकी बेसिस पे आप कर सकते हो। बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी करना मुश्किल है। तो ये भी जो है ये भी टॉप डाउन होता है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्यों टॉप डाउन होता है? मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल ने कोई डिसीजन मेक किया, उसने मिडिल वाले को बताया, मिडिल वाले ने वर्कर को किया कि भाई इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ऐसे से करना है। तो ये भी टॉप टू डाउन होता है। तो इसका ऑप्शन क्लियर ऑप्शन डी है। फिर आता है गैंग प्लैंक थ्योरी। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो गैंग प्लैंक थ्योरी जो है कम्युनिकेशन में, इसका भी समझा देते हैं थोड़ा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, मतलब यहाँ पर लास्ट के जो वर्कर्स हैं, लेट्स से यहाँ शुरू से करते हैं, यहाँ पर एक सुपरवाइजर ए है, इसके अंदर दो लोग काम करते हैं, बी एंड सी। फिर बी के अंदर एक डी काम कर रहा है और सी के अंदर ई काम कर रहा है। तो अगर डी को कम्युनिकेट करना है ई से, तो ये पॉसिबल तब होगा जब ये डी पहले बी को कम्युनिकेट करेगा, बी ए को करेगा, फिर ए सी को बताएगा, सी फिर ई को बताएगा। इसमें जो टाइम वेस्ट होगा, इस चीज़ को रोकने के लिए हम गैंग प्लैंक करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लैंक यहाँ पर लगा देते हैं कि भाई आप एक काम करिए, आप डायरेक्ट डी जो है ई से बात कर ले। इसी को हम गैंग प्लैंक कहते हैं, क्योंकि ये लेटरल है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं कि लेटरल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम इसे लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि इसका एक क्वेश्चन और भी बहुत बार पूछ चुका है कि यहाँ पर ऐसे पूछ लेगा कि मान लो अगर ये मैनेजर डी है, तो ये जो ई से कम्युनिकेट कर रहा है ये क्या है? ये सेम लेवल का मैनेजर है, सेम लेवल पे मैनेजर है इसके, ठीक है। अगर ये मैनेजर से एडवाइस लेता है ऑफ सेम लेवल, तो ये गैंग प्लैंक के थ्रू ले सकता है। द प्रोविजन ऑफ ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये बहुत क्लियर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके थ्रू जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो जाके वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकता है आफ्टर नोटिफाइंग द सुपीरियर। जो भी उनका सुपीरियर होता है उनको बताएंगे। इसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी हमें पढ़ना है डिटेल में, वो आगे क्वेश्चंस में आएगा, हम वैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्योंकि डिस्प्यूट से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही ये भी डील करता है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट ये हो नहीं सकता है, और ट्रेड यूनियन एक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट यूजुअली कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड के कितने वर्कर्स में ट्रेड बन सकता है, आई मीन यूनियन बन सकता है, वो सारी चीज इसमें आती हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हेन द पर्सनल डिपार्टमेंट्स when the personal departments perform all the core function and its head reports directly। अगर कोई पर्सनल डिपार्टमेंट में सब कोर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड द हेड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द सीईओ, तो उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे? इसका आंसर है स्प्लिट फंक्शन स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे जो फंक्शंस हैं वो एक एचआर जो है, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो संभाल रहा है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर वो डायरेक्टली सीईओ को कम्युनिकेट कर रहा है, और तो इसमें स्टाफ कोऑर्डिनेटर है, मतलब स्टाफ जो है वो कैपेबल इनफ है, वो वर्किंग, उनका पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, एंड वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हो जाएगा स्प्लिट फंक्शन स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट के वैसे ये सारे ही मेथड है, स्काउटिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन ब्लैंक,
ये सारे ही रिक्रूटमेंट के पार्ट है। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो उसका आंसर स्काउटिंग है। इनफैक्ट अगर देखो स्काउटिंग रिक्रूटमेंट का मेथड है, पर स्काउटिंग का अलग मतलब भी है। स्काउटिंग का मतलब होता है कि आप जाते हो, मतलब किसी कंपनी में जाते हो है ना, वहाँ पर लोगों को आप सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा ये कैंडिडेट ऐसा है, वो कैंडिडेट ऐसा है, सबका प्रोफाइल, एंड देन यू गो एंड स्काउट। जैसे कि होता भी है यूजुअली केसेस में, ये इंडस्ट्रियल जो आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें होता है कि मतलब गए, देखा रही है जो बच्चा है ये तो बड़ा काबिल है, मतलब गुड लुकिंग है, एक्टिंग सही कर रहा है, सब मतलब हो जाएगा, तो वो लोग जाते हैं, फिर अप्रोच करते हैं, फिर अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हम ये एजेंसी हैं, आप हमारे लिए काम करेंगे कि नहीं, ऐसा सब होता है। तो इसलिए हम इसको स्काउटिंग, भले ऑल्दो ये रिक्रूटमेंट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है, बट हम इसे रिक्रूटमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन ब्लैंक है, ये तीनों ही ये आपके रिक्रूटमेंट के मेथड है। तो इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगी कि अगर स्काउटिंग का कहीं काफ़ी टेक्स्ट में भी ये मेंशन है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ, देखो रिक्रूटमेंट जो मेथड है खुद में, इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर आता है स्काउटिंग। स्काउटिंग जो मैंने बता दिया क्या होता है। एक आता है मैंड एग्जिबिट। मैंड एग्जिबिट मतलब कि यहाँ पर भी इनको लगता है कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई या जॉब फेयर हो गया, वहाँ पर जाके तंबू गाड़ देंगे, बैठ जाएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, और जो उन्हें सूटेबल कैंडिडेट लगेगा उसको फिर इंटरव्यू के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे, इनका जो भी डिटेल्स है, जो दूसरा पर्सनल मैनेज डिपार्टमेंट है उनको भी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये होता है मैंड एग्जिबिट। एक है वेटिंग लिस्ट, मतलब कई बार होता है कि कंपनी जो है वो बच्चों को सिलेक्ट नहीं करती है पर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देती है, तो उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो अप्रोच कर रही है कैंडिडेट्स को, तीनों ही केसेस में, चाहे वो स्काउटिंग हो, चाहे वो मैन एग्जिबिट हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो। लेकिन जब इनडायरेक्ट की बात होती है तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद आके जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसके बारे में। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट आगे कंपनी को अप्रोच करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो गए। इस केस में भी कैंडिडेट जो है वो जाता है, वैकेंसी को देखता है, अप्लाई करता है, फिर कंपनी उनको लेती है, कंसिडर करती है। एडवर्टीजमेंट तो साफ साफ ये है कि भाई आपने जैसे न्यूज़पेपर में वैकेंसी डाल दी और अब जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आएगा कंपनी में, जो भी आपने डाला है कि भाई इस लिंक में जाइए या आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, वो वैसे ही काम करेगा। एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब ये है कि आप गए कंपनी के पास, आपने उनका आप या आजकल तो ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन में उनका एक करियर पेज है, आप उसमें जाओ, अपने डिटेल्स भरो, फिर जैसे ही वैकेंसी आएंगी और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो इन केस ऑफ इंटरव्यू तो फिर वो आपको वैसे कांटेक्ट करेगी। चलो, तो इसका आंसर है स्काउटिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वेज सर्वे मेथड इज यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। अगर आप वेज सर्वे करते हो तो वो किस लिए करते हो। देखो वेजेस में प्रिवेलिंग वेज भी आता है, वेरिएबल पे भी आता है, डियरेंस अलाउंस भी आता है। तो जब आप वेज सर्वे करोगे तीनों ही इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है 10th का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हाईलाइट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। ये मैंने सर्कल इसलिए किया क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर ही हमें समझ में आएगा। तो जैसे पहला एक हम करते हैं हार्वर्ड मॉडल, या मैं इनको इमेज से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब आता है तो फॉर्मब्रिन मॉडल। फॉर्मब्रिन मॉडल में ये है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि मतलब इस पूरी इमेज में हम देख सकते हैं, इस मॉडल में एचआर के जो फंक्शंस है, कोर फंक्शंस है, उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया था कि भाई एक एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उनका मेन फोकस होता है सिलेक्शन करना, यानी कि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, अप्रेजल देना कि भाई उनकी परफॉर्मेंस को जो है मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस,
ये बाद में आएगा, मतलब मेन फंक्शन ये 4 है एक्चुअली। पहले आपने सिलेक्ट किया। अच्छा, ये अलग इसलिए है क्योंकि सिलेक्शन का मतलब पहले आप कैंडिडेट चूज तो करोगे, आप कैंडिडेट जो है चूज करोगे एंड देन वो एम्प्लॉय में कन्वर्ट होगा आफ्टर सिलेक्शन। एंड यहाँ से अब आपका इस एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे जब आपका एम्प्लॉय बन चुका है, इस पे काम शुरू होगा। क्या कि आपने पहले तो इनका डेवलप किया, इनको इनकी स्किल्स पे काम की, इनको ट्रेनिंग दी, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है। अप्रेज किया, उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है उसको आपने मेजर किया ताकि प्रमोशन दे सको या आप उनको बता सको कि भाई आप कहाँ पर हैं, कैसा काम करना है, कैसा नहीं। फिर आता है रिवॉर्ड्स। ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे तो उनका इंसेंटिव, ये सब अप्रेजल के बाद ही जनरेट होता है। ये सारी ही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। तो फॉन ब्रेन जो मॉडल है, इसका लिमिटेशन भी यही है कि इसने सारे जो भी, देखिए इसमें लिखा भी है एनवायरमेंटल एंड कंटिजेंसी फैक्टर है, इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। डायनेमिक कंटिजेंसी मतलब डायनेमिक्स या सिचुएशनल चेंजेस जो होते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्होंने बस सीधा सीधा बोला कि एचआर के 4 फंक्शन होते हैं: सिलेक्शन, अप्रेजल, रिवॉर्ड एंड एचआरडी। फिर आता है द हार्वर्ड मॉडल। ये जो हार्वर्ड मॉडल है, ये हार्वर्ड का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये आया था। तो इसमें 5 चीज़ों की बात की गई थी। उसका भी एक चेन है, जैसे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसका मेन फोकस ये कि भाई आप अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे काम करें। स्टेक होल्डर यानी कौन? शेयर होल्डर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कम्युनिटी हो गई, यूनियंस हो गए। और ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, ये अफेक्टेड होंगे किससे? सिचुएशनल फैक्टर से। जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेंगी। एंड उसके बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा? वो पॉलिसीज जनरेट करेगा। तो जो भी एचआर की पॉलिसीज होती हैं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एज वेल एज द सिचुएशनल फैक्टर। एम्प्लॉय के इन्फ्लुएंसेस हो गए, एचआर फ्लो, रिवॉर्ड सिस्टम, वर्क, सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड होंगी। सो बेसिकली पॉलिसी की फॉर्मेशन, ये आपका 3rd फैक्टर है। 4th कंपोनेंट है कि बेस्ड ऑन पॉलिसीज ह्यूमन रिसोर्स आउटकम आएंगे, जो कि 4C है, 4C ऑफ एचआर आउटकम। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी पूछ लेगा कि भाई 4C's हैं, इनमें से मतलब विच ऑन द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ द C's ऑफ 4C, ऐसा। तो कमिटमेंट है, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस जिसे हम कंपैटिबिलिटी भी कहते हैं, कंपैटिबिलिटी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय, कंपैटिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। 4 चीज़ हैं आउटकम, इसी से मेजर किया जाता है कि कितना कमिटेड है, ठीक, कितना कॉम्पिटेंस जनरेट हो रहा है, कितने कंपैटिबल है यानी कॉन्ग्रुएंस है, कितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। उसकी बेसिस पे, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस आते हैं, जो कि 3 तरीके हैं: इंडिविजुअल वेलबींग, ऑर्गेनाइजेशन वेलबींग एंड सोसाइटल वेलबींग। तो अगर मैं इस चेन की अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहला क्या है? सिचुएशन फैक्टर प्लस जो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है, उसकी वजह से जो एचआर पॉलिसीज फॉर्म होती हैं और जब इनको फॉलो किया जाता है, जो आउटकम निकलता है, उसके वजह से क्या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होने वाला है, वो ये मॉडल बताता है। इसमें यहाँ पर भी एरो इसलिए लगाया क्योंकि लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, करेक्शन करनी है, तो वो वापस से हम पॉलिसीज में नई पॉलिसीज बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। अगेन उसका आउटकम कुछ निकलता है, उससे मेजर करते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस उनके होते हैं। यही चेन फॉलो होती रहती है। तो अब मैंने ये जो साइट से मैं ये पढ़ रही हूँ वो मैं लिंक डाल दूंगी। फिर ये है फॉन ब्रेन हो गया, हार्वर्ड हो गया, गेस्ट मॉडल। ये डेविड गेस्ट ने दिया था 1997 में। इसमें भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर था हार्वर्ड से, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। वो ये है कि इन्होंने, जैसे वहाँ पर भी पॉलिसीज बनाई गई थी, आउटकम्स था, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस था, तो जो आउटकम है उसको इन्होंने 3 डिफरेंट वे में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर मेन फोकस था किसमें? गेस्ट मॉडल का मेन फोकस था एचआर की स्ट्रैटेजीज में, कि एक बार एचआर की स्ट्रैटेजी बन गई
तो उसे फॉलो करने के लिए प्रैक्टिसेस होंगी, जो आप स्ट्रैटेजीज बनाए हो उसको इम्प्लीमेंट करोगे, किसमें, हायरिंग में, ट्रेनिंग के टाइम पे, कंपनसेशन पे, रिलेशन पे, एंड उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसमें निकलेगा कमिटमेंट, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबल। ये भी याद करना है आपको, जैसे उसमें 4C थे, क्या थे, कमिटमेंट, एक तो कमिटमेंट था, एक आपका था कॉन्ग्रुएंस, एक कॉम्पिटेंस, और एक आपका था कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और इस केस में क्या है, कमिटमेंट, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस आउटकम के भी 3 और आउटकम्स निकल सकते हैं, क्या, बिहेवियरल आउटकम, कि भाई मोटिवेशन लेवल इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप में क्या है, मतलब वो जैसे हम बोलते नहीं एक जागरूक नागरिक, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फैमिली मेंबर बन जाता है, तो उस चीज़ को वो कैसे फॉलो करा जाए, एथिक्स है उनको कितना फॉलो कर रहा है, वो बिहेवियर आउटकम में आता है। परफॉर्मेंस आउटकम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियल आउटकम जो कि प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसके बेसिस पे होगा। तो ये तो हो गया HRM स्ट्रैटेजीज, गेस्ट मॉडल, प्रैक्टिसेस आउटकम, बिहेवियरल आउटकम, परफॉर्मेंस आउटकम एंड फाइनेंशियल आउटकम। वाविक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसका मैं यहीं से बता देती हूँ। तो जो वार्विक मॉडल है इसमें भी सिचुएशन, जैसे हमने पढ़ा था हार्वर्ड के टाइम पे कि इसमें सिचुएशनल फैक्टर था, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, ये सिचुएशनल फैक्टर, उसी को हम आउटर कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। और जो इनर कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पर इनर कॉन्टेक्स्ट नहीं था, वहाँ पर हमने स्टेक होल्डर की बात की थी, पर यहाँ पर हम माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया जा रहा है, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे, जबकि वहाँ पर हम स्टेक होल्डर प्लस इन्वायरमेंटल उनकी बात कर रहे थे। फिर इससे स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी के बाद HRM का कंटेक्स्ट कंटेंट, कंटेक्स्ट कंटेंट में डिफरेंस क्या है, HRM कंटेक्स्ट का मतलब किस कंडीशंस में, किस एनवायरनमेंट में वो HRM बन रहा है, पॉलिसीज या जो भी बन रही है स्ट्रैटेजीज, वो HRM कंटेंट मतलब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि मैं इसे क्लियर कर दूं पहले। यहाँ से आप समझो, तो जैसे HRM का कंटेंट है, तो कंटेक्स्ट पहले, सॉरी इसमें इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इन्होंने कंटेक्स्ट यहाँ होना चाहिए और कंटेंट ये। तो HRM कंटेक्स्ट में आता है HR का फ्लो क्या है, वर्क सिस्टम कैसा है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयर रिलेशन क्या है, मतलब ओवरऑल क्या कंडीशन चल रही है HR में, फ्लो कैसा चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, रिवॉर्डिंग सिस्टम क्या, अप्रेजल सिस्टम क्या है वो। और कंटेंट का मतलब उसके भी अंदर, मतलब और नैरो करके कि रोल क्या है, क्या डेफिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन है, HR के आउटपुट्स क्या है, वो सब। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली ये HRM कंटेंट ना होके ये आपका होगा कंटेक्स्ट, कि HR का रोल क्या है, डेफिनेशंस क्या है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस कंडीशन में HR को डिफाइन कैसे आप करोगे, उसका रोल क्या क्या है, क्या क्या आउटपुट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड कंटेंट में के अंदर ये आएगा कि भाई उस रोल को निभाते हुए उस आउटपुट को लाने के लिए क्या फ्लो सिस्टम है, क्या रिवॉर्ड सिस्टम है, एम्प्लॉयर रिलेशन कैसा होना चाहिए वो। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसमें यही 4 मॉडल थे, तो फैम्ब्रन, हार्वर्ड, वाविक, गेस्ट, ये मॉडल्स हो चुके हैं। अब मैं इसका एक बार बता देती हूँ इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो वाविक मॉडल हमने कर लिया है, हमने हार्वर्ड मॉडल कर लिया है। स्टोरी मॉडल को ही हम गेस्ट मॉडल ही कहते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और लेगी मॉडल के बारे में मैंने अभी तो सुना नहीं है, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर हाँ स्टोरीज मॉडल को गेस्ट मॉडल भी कहते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा वो मॉडल HRM का है जो हाईलाइट करता है इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो जहाँ हम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं वो क्या है, हार्वर्ड, क्योंकि इसमें 5 कॉम्पोनेंट थे। क्या क्या, एक तो था स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट, एक तो था ये सिचुएशनल फैक्टर,
फिर सिचुएशनल फैक्टर, स्टेक होल्डर, उसके बाद उसकी वजह से क्या पॉलिसीज जनरेट हुई हैं, 4 पॉलिसीज, उससे क्या आउटकम निकला है, एंड क्या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिमुलेशन टेक्निक इन डेवलपमेंट। इसका तो बहुत सिंपल आंसर है कि केस स्टडी जो है वो सिमुलेशन टेक्निक नहीं होता। इन बास्केट टेक्निक क्या होता है मैं बता देती हूँ। इन बास्केट का मतलब है जैसे कि ये एक बास्केट रख देंगे, इसमें कई नंबर ऑफ चिट्स हो जाएंगी, और इस चिट्स में जो एचआर का एक्चुअल रोल होगा, मतलब जैसे ट्रेनिंग, सिलेक्शन और जो भी इनके अंदर रोल्स आते हैं, उससे जो जिस पोजीशन पे उस मतलब वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होगी, उससे रिलेटेड, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टास्क लिखे होंगे जो उनको वहाँ पर एज अ गेम परफॉर्म करना होगा, जो भी उनकी चिट में आएगा। केस स्टडी नहीं, क्योंकि केस स्टडी ऑलरेडी जो हो चुकी हैं चीज़ें, आप जो भी एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर है या कोई और भी इंसान है मतलब जिसकी भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन की केस स्टडी कर रहे हो या एक नॉर्मल एम्प्लॉय की भी केस स्टडी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स की, मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस की जो होती हैं वो होती हैं, इसमें सिमुलेशन टेक्निक नहीं आता है। टी ग्रुप ट्रेनिंग का मतलब ये है कि इसे हम सेंसिटिविटी ग्रुप भी कहते हैं। इसमें ग्रुप बिहेवियर को बढ़ाने के लिए ये टी ग्रुप ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टीम वर्क बढ़े। मैनेजमेंट गेम्स भी एक तरीके से सिमुलेशन गेम होता है। नंबर ऑफ टास्क होते हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स हैं या मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं या जो ईगो स्टेट्स हैं, ये एरिक बर्ने ने दिया था, जिसमें उन्होंने ईगो स्टेट्स को 3 चीज़ में बांटा था, पेरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट। पेरेंट जो होता है वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई ये काम ऐसे किया जाता है, वो काम ऐसे किया जाता है, तो ये पेरेंट ईगो स्टेट हो गया। चाइल्ड जो है वो हमेशा फैंटेसाइज करेगा, हमेशा कहानियों में लगा रहेगा, अरे मैं होता तो ऐसे करता, मैं होता तो वैसे करता, तो ये सारा जो है उनका फैंटेसाइज में आ जाएगा। एडल्ट क्या करता है, वो रैशनलाइज करता है। एडल्ट हमेशा लॉजिकल रीजनिंग ढूंढता है, तो यहाँ पर लॉजिक प्लस रैशनैलिटी की बात होती है। चाइल्ड में अक्सर, अगर इसमें फैंटेसाइजिंग लिखा है तो इसमें कई बार अगर इमोशन भी होता है तो भी वो चाइल्ड के में ही आएगा, एंड पेरेंट में ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेटिंग है। तो ये एरिक बर्ने ने दिया था। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इस हिसाब से 3-2-1 ऑप्शन सी। अब हम 13 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एफर्ट्स रिजल्टिंग इन द आउटकम, यानी फर्स्ट लेवल आउटकम इज नोन एज। ये जो क्वेश्चन है ये है व्रूम थ्योरी पे। व्रूम्स थ्योरी जो है, व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उस टॉपिक का है, जिसमें कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज इक्वल टू बैलेंस, ये भी हम कह सकते हैं। तो बैलेंस क्या है? बैलेंस यहाँ ये जो मैं इसका एक लिख भी देती हूँ, बैलेंस, VALENCE। बैलेंस जो है इसका मतलब है, आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे कार लेनी है, या मैं इसे व्हाइट बोर्ड में समझा देती हूँ। लेट्स से मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कार खरीदनी है, ठीक है। ये मेरे पास नंबर ऑफ चीज़ें होंगी, या मुझे रेंट देना होगा, मुझे हो सकता है मैंने सोच रखा है कि मैं हाउस खरीदूंगी, पर लेट्स से मेरे प्रायोरिटी इस समय, मैंने अपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कार को रखा है, यानी मैंने इसको बैलेंस दे दिया। बैलेंस मतलब मैंने इसको वैल्यू दे दी, ठीक है। मेरे लिए अभी इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है कि भाई मेरे पास एक कार हो, ठीक है। तो अब ये जो कार है, ये जो आउटकम है जो मुझे अचीव करना है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरी जो एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा टू अचीव दी रिवॉर्ड, जो कि कार है इस केस में। अच्छा, यहाँ पे कार को अचीव करने के लिए व्हाट आई नीड इज अ गुड सैलरी और इंसेंटिव, ठीक। तो ये मेरा प्राइमरी आउटकम होगा, एंड सेकेंडरी या जो फाइनल आउटकम है ये मेरा जो है कार होगा। तो एक्सपेक्टेंसी में हम या जो भी पर्सन है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इतना एफर्ट करने पे मुझे प्राइमरी आउटकम यानी सैलरी जो है मिल जाएगी, और उसकी वजह से मेरी जो, अच्छा ये कैसे अचीव होगी? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसे अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन है या
आपने कितना मोटिवेशन लगाया, आपने कितना एफर्ट लगाया, वो सब चीज़ें, तो उससे आपको मिलेगा रिजल्ट। तो जो मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। मेरी एक्सपेक्टेंसी है कि मुझे भाई कार लेने के लिए अच्छी सैलरी चाहिए, और वो सैलरी मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं मान लो दिन के 10 पेन बनाऊँ, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटालिटी मेरा हो गया कि मेरे पास अच्छा मोटिवेशन है, मैंने मोटिवेशन बरकरार रखा, मैं अपना फुल वर्क दे रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, ये इंस्ट्रूमेंटालिटी होगी। बैलेंस क्या हुआ, वो आउटकम, यानी जो कार मुझे चाहिए थी वो। तो इसका आंसर क्या है, द सब्जेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफर्ट्स रिजल्टिंग इन द आउटकम इज नोन एज एक्सपेक्टेंसी। क्योंकि इसमें लिखा भी है सब्जेक्टिव, अगर आपको फर्स्ट आउटकम का पता नहीं कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल क्या है तो सीधा सीधा समझिए, यहाँ सीधे भाषा में लिखा है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एफर्ट्स की बात हो रही है और वो एक्सपेक्टेंसी में ही होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करियर डेवलपमेंट स्टेजेस। क्या करियर डेवलपमेंट स्टेज का करेक्ट सीक्वेंस है। जब भी कोई करियर शुरू करता है तो पहले वो एक्सप्लोर करता है, मार्केट में देखता है भाई कहाँ पर वो जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। थर्ड, अब उसका करियर जो है शुरू हो चुका है तो अब यहाँ पर मिड लेवल करियर आएगा, देन आएगा लेट करियर, एंड फाइनली आएगा डिक्लाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 351 ये रहा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टा पैक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एचआरडी कल्चर, OTP स्टैंड्स फॉर व्हाट। ऑक्टा पैक जो है इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस, यानी कि ये दो ऑप्शन। C स्टैंड्स फॉर कन्फ्रंटेशन, मतलब कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पहले तो बता देते ऑक्टा पैक होता क्या है। एचआरडी कल्चर में आज जिस कोई भी कंपनीज होती है, डिफरेंट कंपनीज होती है, उनकी जो HR के वैल्यूज हैं उससे मेजर करने के लिए ऑक्टा पैक यूज किया जाता है। और इसमें O का ओपननेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ओपन है टू आउटर वर्ल्ड, टू आउटर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। C होता है कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसे फेस कर रही है या उससे भाग रही है। T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, मतलब कितना उसमें ट्रस्ट है कंपनी का, मतलब कंपनी में कितना ट्रस्ट मेंटेन है। A स्टैंड्स, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर है वैसे। A स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिसिटी, कितनी ऑथेंटिक कंपनी, ऑथेंटिसिटी। P स्टैंड्स फॉर प्रो एक्शन, मतलब कि प्रो एक्शन को हम प्लानिंग भी कहते हैं कि प्री प्लान कर लिया ये सब चीज़। A स्टैंड्स अगेन, A जो आएगा इसका है ऑटोनॉमी, मतलब उनके पास कितना डिग्री ऑफ पावर है टू टेक एक्शन। एंड द लास्ट C स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेशन। सो इसका आंसर ऑप्शन डी है। देन okay, moving forward, reinforcement given by removing a noxious or undesirable stimulus from the environment is known as punishment। एक मिनट, इसका इरेज करते हैं पहले। इसका आंसर एक्चुअली पनिशमेंट नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि किसी बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया, आपने अवार्ड दिया। किसी बिहेवियर को रोकने के लिए आपने क्या किया, पनिश किया। और पनिशमेंट का मतलब ही वही चीज़ होता है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। अभी यहाँ पर ही बंद करते हैं क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा फिर ये। टुडे वी विल बी सॉल्विंग लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या HRM जो है वो हम UGC नेट का